ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे मेहमान मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं इस वक्त अगले आने वाले इलेक्शन और निगरान सेटअप के हवाले से। इम्तियाज़ फरहान साहब हमारे साथ हैं, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार, और जुल्फ़िकार बद्र साहब भी हमारे साथ हैं। गुफ्तगू हो रही है और हमें ज्वाइन किया इस वक्त शकीला लुकमान साहिबा ने, पाकिस्तान मुस्लिम नून की रहनुमा, और अभी हाल ही में MNA थी, अब साबिक MNA उन्हें कहेंगे हम। शकीला लुकमान साहिबा, वेलकम प्रोग्राम, थैंक यू, आपने वक्त दिया। और हम गुफ्तगू कर रहे हैं नाज़रीन। इम्तियाज़ फरहान साहब, इलेक्शन कमीशन के पास था कि इलेक्शन करवाने हैं। उन्होंने कहा जो हमारे पास महकमा जो है दिफा वो हमें सिक्योरिटी नहीं दे रहा, महकमा दाखिला हमें ये नहीं दे रहा, ख़जाना हमें फंड्स नहीं दे रहा, सिक्योरिटी हमें पंजाब से ये नहीं मिल रही है, तो इलेक्शन हम नहीं करवा सकते। अदालत में जवाब था सर आपके सामने, आपने खुद देखा। अब इलेक्शन कमीशन के पास एक पूरा अमल है, अब भी तो बहुत से उज़र हो सकते हैं, रास्ता मुश्किल है, पथरीला है, मट्टी है। मुदस्सर, अगर सब इदारे अपने दायरेकार में रह के काम करेंगे ना तो कोई मुश्किल नहीं होगी। हम सियासतदान की गर्दन हमें बहुत पतली नज़र आती है, हर बुराई का जिम्मेदार हम सिर्फ सियासतदान को करार देते हैं, जबकि सियासतदान के पास अगर इदारों के मुकाबले में 40% भी इख्तियारात आ जाए ना तो ये सारे मसले मसाइल हल हो जाए। जब भी किसी भी सियासतदान को, किसी भी पार्टी को, किसी को भी हुकूमत में थोड़ा सा भी अरसा मिलता है सुकून का, आप देखें पाकिस्तान बूस्ट करता है हर उसमें। हम सिर्फ सियासतदान को पकड़ के मलाइन करते हैं। ये जो पंजाब की बात करते हैं, हम सारा नज़ला डालते हैं इलेक्शन पे और इलेक्शन कमीशन पे, और हम कहते हैं जी आइन पर अमल नहीं हुआ। क्या आज तक किसी ने सदर आरिफ अलवी से पूछा, उनको कहा कि आपने 30 अप्रैल की जो टाइम दी है वो तो 90 दिन क्रॉस कर चुकी है, आइन कैसे पामाल किया? सबसे पहले तो सदर आरिफ अलवी ने किया था, आरिफ अलवी से पूछा आज तक किसी ने? फिर दूसरी बात ये आई कि सुप्रीम कोर्ट पहले तो गवर्नर साहब ने समरी पे दस्तखत किए ना, वो भी एक आईनी तौजीह पूरी उन्होंने, हाँ वो इसी में कह रहे ना उन्होंने। उसके बाद सदर ममलिकत भी गया, उनके पास भी गया, फिर इलेक्शन। लेकिन अभी सवाल ये इम्तियाज़ साहब कि अब इलेक्शन कमीशन के पास तो इख्तियारात भी मजीद आ गए ना। आप जो आपने बात की ना, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम सिर्फ सियासतदान के ऊपर चढ़ाई कर देते। अब क्या सुप्रीम कोर्ट ने सदर के खिलाफ एक्शन लिया या सदर से कहा कि जनाब आपने जो 30 अप्रैल की डेट दी है, जो बाद में पिटीशन आई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये 90 दिन को क्रॉस कर चुकी है, 108 दिन पे जा रही है, तो आप इसको कैसे रिव्यू करें, रिवाइव करें? अब आ जाए आप इलेक्शन कमीशन। मेरी नाकिस मालूमात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने इस तरह नहीं किया था, इदारों ने खुद जाके वहां पर जमा कराई थी, हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, और सुप्रीम कोर्ट ने उनसे मांगा था जवाब। तो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का कहना था कि हम बॉर्डर्स पर, और आई थिंक फ्लड का भी उसके अंदर एक लिया था, उधर बिजी हैं। अच्छा, सेक्रेटरी फाइनेंस को किसने? हुकूमत ने थोड़ी कहा था, ये सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया था कि जनाब ये बताएं, उन्होंने अपनी फाइनेंस वाली पोजीशन बता दी थी। तो बात ये है कि ये काम सुप्रीम कोर्ट का उस वक्त बनता था कि जब इदारों के हाथ से हर चीज में, तो मेरा सवाल ये है कि अभी भी उज़र तो हो सकते हैं इलेक्शन डिले होने में। अच्छा तो चले इसका हल निकाल लेते ना, उज़र तो हो सकते हैं। हम सेंसिस को ले रहे हैं कि सेंसिस की वजह से ड्यू है डीलिमिटेशन, बिल्कुल, और डीलिमिटेशन की डिमांड पूरे पाकिस्तान, हमारी बहन भी मौजूद है शकीला, हमारा भाई जुल्फ़िकार साहब भी मौजूद है, ये और कंफर्म कर देंगे। पूरे पाकिस्तान में फिलहाल कहीं से डिमांड नहीं है इसकी कि डीलिमिट करें, सिर्फ और सिर्फ सिंध के अंदर मसला है। सिंध में भी कराची की वजह से मसला है, बाकी तो कोई मसला नहीं है। तो आप बाकी जगह पे कंसेंसस बिल्ड करें इलेक्शन कमीशन, और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं आए इधर बात करें, जो इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि जी डीलिमिट किया जाए, हमारी नशिस्तें बढ़ाई जाए। एमक्यूएम से बात करें, एमक्यूएम को तो कुछ नहीं मिलेगा उन नशिस्तों में, तो उनसे बात कर लें कि जनाब इस सेंसिस को हम एक्सेप्ट करते हैं। नहीं, देखें एक बात सुने, जो आइन में लिखी हुई नशिस्तें हैं ना, उनमें कोई इजाफा नहीं हो रहा, बिल्कुल ऐसे। अब जो सूबों की नशिस्तें हैं उनमें ऊपर नीचे होगी, हम सिंधी में फेर फार कहते हैं, वही होगा। तो मेरे ख्याल है शिकारपुर की एक नशिस्त कम हो रही है, कराची में एक नशिस्त बढ़ रही है, वो भी साउथ में 2 सूबाई असम्बली की बढ़ रही है, इसमें आगे कैलकुलेशन है। बाकी पूरा पाकिस्तान तो नहीं कर रहा, तो इलेक्शन कमीशन इन सबको बुला ले, बोले भाई आप सेंसिस को एक्सेप्ट करें, जो लिमिट्स हैं उनको एक्सेप्ट कर ले, आप करें। अभी 10 दिन में मसला तो सीसीआई के इजलास में हो गई ना, वो तो आईनी तौर पर अब हो गई है। नहीं, वो सेंसिस एक्सेप्ट हुई है, जी जी, डीलिमिटेशन मामला। इलेक्शन कमीशन अगर चाहे तमाम सियासी जमातों को बुलाकर जो डिमांड कर रहे हैं डीलिमिट्स के लिए, चलें आईनी तौर पर अब इलेक्शन कमीशन क्या इस मामले को देखता है। शकीला लुकमान साहिबा हमारे साथ हैं। शकीला साहिबा,
निगरान सेटअप भी बन रहे हैं, अब चीज़ें भी हैं, इलेक्शन वक्त पर इलेक्शन की डिमांड की बात हो रही है। और आज तो बल्कि मैं ज़रूर चाहूँगा आप कमेंट करें, मियाँ साहब की सितंबर के मिड तक या आखिरी हफ्ते तक उनकी वापसी के भी इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि वो आ रहे हैं मुल्क में। लेकिन ये इलेक्शन जो है वो वक्त पर फेब में चलें, मैक्सिमम जब डिलिमिटेशन के मामला ख़त्म हो जाएं, होते नज़र आ रहे हैं। कोई गारंटी इस बात की हो रही है आपकी जब हुकूमत ख़त्म हुई? बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए, इलेक्शन जो है वो बिल्कुल और वक्त पर होंगे। जो पहले हम तो हमेशा से चाह रहे हैं कि भी इलेक्शन 90 डेज में हो, और इंशाल्लाह होने भी जा रहे हैं। ये अमल हल्का बदलियों की मामले की बात आ गई है, तो इसके लिए और 1 महीना बढ़ जाएगा और इससे ज्यादा नहीं हो सकता। और इलेक्शन होना ही जो है वो पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए, मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए जरूरी है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो है ये जो हल्का बंदियों का मामला आया है, ये जो है कंपटीशन इसकी 3-4 महीनों में हो जाएगी और इंशाल्लाह टाइम पे इलेक्शन होंगे। और जो है सबको अपने सारी पार्टियों में अपने अपने तौर पर तैयारी सबने पकड़ी हुई है। हमारी PMLN ने हुकूमत जो है, अब जो पिछली हुकूमत खत्म हो गई है, नया निगरान सेटअप आ गया है जिसमें नवाज काकर साहब आ गए हैं और जो है वो अपनी आगे जिम्मेदारियां संभालते हुए इंशाल्लाह फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराएंगे और सब मामला ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। और इलेक्शन जो है वो अब मुल्क की जरूरत है और हर सियासी पार्टी जो है इसके लिए तैयार है, जितने भी जो हैं लोग हैं। और ये जो देखिए, ये जो हल्का बंदियों का और संसद का मामला है, ये आपको मालूम है कि साबका हुकूमत के जो पार्टी के चेयरमैन और आजम थे, वो भी उन्होंने भी कहा था कि भाई जो नई हल्का बंदियां हूँ और उसके तहत इलेक्शन कराए जाए। और सारे अब जो ने सब लोगों ने बिल्ड किया था कि इलेक्शन जो नई हल्का बंदियों के ऊपर होने चाहिए। और इसके लेकिन ये चीजें अप्रैल में इसका वक्त खत्म हो रहा था, अप्रैल में इसका वक्त खत्म हो रहा था, तब शायद होते तो अप्रैल से लेकर अगस्त तक तो आपकी हुकूमत चली है, तो डिलिमिटेशन उस वक्त हो सकती थी, बल्कि उसमें तो सीटें भी बढ़ाई जा सकती क्योंकि आपके पास नहीं, बल्कि 2/3 अक्सरियत भी नहीं थी, बहुत मुश्किल हो जाता। तो अभी बिल्कुल आखिरी हफ्ते में जाके इसकी मंजूरी देना, फिर 3 दिन पहले असम्बली की मुद्दत ख़त्म कर देना, तो 90 दिन तो कहा जाता कि किसी न किसी तरह हुकूमती जमातों को भी चाहत थी कि इलेक्शन डिले हो जाएं और वो फिर डिले हो गए इसकी वजह से। बाकी 1998 की मरदमशुमारी पे 2002 के इलेक्शन हुए, 2008 के इलेक्शन हुए, 2013 में जब आपकी हुकूमत आई वो भी 1998 की मरदमशुमारी पर हुए थे। अब ये सिर्फ और सिर्फ जो 18 के इलेक्शन है वो 17 की मरदमशुमारी पे हुए हैं, तो इलेक्शन को डिले करने में आप हुकूमत की जमातों का भी बड़ा हाथ है। देखिए, मेरी बात सुनिए, जो 90 डेज का किया इसमें भी कोई मतलब ये है कि इसमें कोई ये भी आईनी तरीका था, आईन के अंदर रह के ये 90 डेज में हुए हैं। तो बाकी जो है वो जो इलेक्शन की नई मरदमशुमारी की बात है, हमने तो देखिए शुरू में कहा था कि हम पुरानी मरदमशुमारी के ऊपर ही इलेक्शन होने चाहिए और हम कराएंगे। लेकिन जब सब जो दूसरे प्रोविंस थे और दूसरी पार्टियां हैं उन्होंने इसके ऊपर जो है सबको एतराजात थे जिसकी वजह से पुरानी उसके ऊपर नहीं हुआ, तो नई उन्होंने कहा कि नई जो है मरदमशुमारी के ऊपर जो है वो हल्का बंदियां हों और नए इलेक्शन होने चाहिए। तो ये सारे कंसेंसस बिल्ट हुए और इसके ऊपर जो है वो हो रहे हैं। और सर मेरी बात नहीं, इसलिए मतलब अगर 90 डेज के बाद अगर और 20-25 दिन ऊपर गुजर जाएंगे तो मेरा नहीं यार कि इससे कोई इंशाल्लाह फर्क पड़ेगा। और इंशाल्लाह ये इलेक्शन जो है जनवरी तक जो है वो डेफिनेटली जो है वो जनवरी तक तो शायद मुमकिन हाथ में उतना ना हो, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन होने हैं। तो आप किस तरह से चित्राल में जाके इलेक्शन करवा सकते हैं कि इतनी सर्द मौसम में, और बलूचिस्तान के उन इलाकों में जहाँ पर इतनी शदीद बर्फबारी होती है। तो मेरा ख्याल है मार्च से पहले तो जुल्फ़िकार बद्र साहब, बहार के मौसम से पहले तो बहार आने वाली पार्लियामान में नहीं है। तो लेकिन एक चीज़ जो है वो चैलेंज हुकूमत के लिए अगर हम बात करें इस वक्त, वो बहुत बड़े हैं। आज ही लोग आपके शहर में पेट्रोल पंप्स बंद हुए रहे हैं कि जनाब पेट्रोल बढ़ेगा तो फिर उसके बाद क्या सीन होगा। ये जो चैलेंजेस हैं ये अब निगरान हुकूमत किस पे डालें? अगर वो 6 महीने की भी हुकूमत होती है तो आपकी हुकूमत पर कि इतना मुश्किल वक्त है, या फिर आप भी बैठकर पिछली 1.5 साल की हुकूमत करने के बाद भी पिछली हुकूमत पर ही सारे का सारा मलबा रखेंगे जिसकी मुद्दत 3.5 साल थी?
जी देखिए बिल्कुल, असल ये बात विश्वास मुदस्सर का साहब ये मामला है है कि जी मैं जितना शकील सर या आपसे जवाब लेता हूँ। जुल्फ़िकार बद साहब गुफ्तगू करें। जी जुल्फ़िकार साहब। देखिए मुदस्सर साहब, असल बात यह है कि एक दूसरे पे इल्जामात की बुछाड़ करना और इल्जामात लगाना, हम्म इसमें कोई शक नहीं कि पिछली हुकूमत के पास बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे। हम्म और अब ये जो निगरान हुकूमत आए हैं उसको भी वो इनहेरिटेड सारे चैलेंजेस मिले हैं, और उनको भी दे विल हैव टू फेस ऑल दोज चैलेंजेस अकॉर्डिंगली। कि वो ये नहीं है कि उनको कोई आसानी मिल गई। हाँ, जो मेजर एक डैमेज था वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने वो कर लिया हुआ है, उनको डैमेज हो गया हुआ है। कि उन्होंने जो महंगाई का मामला था, आईएमएफ का हवाले से मामला था, गवर्नेंस का मामला था, बिजली की पेट्रोल की प्राइसों का मामला था, हम्म वो मेजर एक जो सेटबैक उनको मिलना था वो मिल चुका है। क्योंकि उन्होंने गवर्नेंस ठीक करनी थी मुल्क, और मुल्क के अवाम को मसाइल से निकालने के लिए कोशिश करनी थी, मुल्क को ट्रैक पे डालें। लेकिन असल बात यह है कि आज अगर पेट्रोल पंप का बंद होना, ये जो बंद होना नया नहीं है, माजी की पिछली बहुत सारी हुकूमतों में भी होते रहे। जी आप पिछली हुकूमत में भी हुए, अगर आज निगरान हुकूमत के अंदर भी ये हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि तमाम हुकूमतें जो हैं वो ये कार्टल्स और माफियाज को कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हो सकी। क्योंकि यहाँ पे कार्टल्स और माफियाज जिस भी सेक्टर का है वो तगड़ा है, वो अपनी मर्जी मनवाते हैं, चाहे वो पेट्रोल पंप का हो या गैस का हो या दवाइयों वाला हो, फार्मा वाले हो या किसी भी सेक्टर का हो। बिल्कुल तो सही। ये लोग हुकूमत के अंदर उनके नुमाइंदे बैठते हैं और वो अपने नुमाइंदों के थ्रू ऑपरेट करते हैं। और सबसे ज्यादा इसके अंदर जब मामला किया गया तो वो खान साहब की गवर्नमेंट में उनके नुमाइंदे थे। कि आप देखें कि बहुत सारे गवर्नमेंट के ऐसे इदारे जो जिनके 50% से ज्यादा शेयर हुकूमत के नोटिस में लाए बगैर प्राइवेट सेक्टर खरीद गया, वो किसके थ्रू ऑपरेट किया? उन्हीं हुकूमतों, उन्हीं प्राइवेट सेक्टर के नुमाइंदे जो मिनिस्टर्स बन के बैठे हुए थे, उन्होंने वो शेयर्स खरीदे उन नुमाइंदों के थ्रू। तो और उसके ऊपर कोई आज तक पूछताछ नहीं है कि ये शेयर्स बिके कैसे, कैसे किस तरह कोई मेजॉरिटी शेयर खरीद सकता है। तो उसके अंदर साजबाज करके मामला किया गया। अब ये जब हुकूमती नुमाइंदे जो कि कार्टल्स के नुमाइंदे के तौर पे काम कर रहे होते हैं और वो इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस उस तरह नहीं रखते, हमारी यहाँ पे रेगुलेशंस ठीक हो जाएं, रेगुलेटर्स ठीक हो जाएं, जेन्युइन लोग हों और एहतसाब करने वाले जेन्युइन एहतसाब करें रादर देन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, कानून नाफिज करने वाले इदारे कानून नाफिज करें, अदालतें कानून की इंसाफ की बजाय या दे शुड बी द लॉ ऑफ कोर्ट्स ऑफ लॉ नॉट द कोर्ट ऑफ जस्टिस। वो ये ना देखें कि हमने कानून से बालातर होके जो है करना है, जो कानून कहता है उसके ऊपर इंसाफ करें। और इस मुल्क में तमाम लोगों के लिए, अमीर गरीब ताकतवर कमजोर, सबके लिए जो है कानून एक बराबर हो। मैं समझता हूं कि वो चाहे कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट आई हो, सियासी लोग हो, कोलिशन गवर्नमेंट हो या निगरान गवर्नमेंट हो या आने वाली कोई भी हुकूमत हो, जब इस मुल्क में आपके रेगुलेटर्स तमाम चाहे कोर्टों में बैठे हुए लोग हैं या हुकूमत में बैठे हुए रेगुलेटर्स हैं, मैं समझता हूं कि उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी गवर्नेंस ठीक हो जाएगी। बिकॉज इस गवर्नेंस से आपने डिजिटल गवर्नेंस ठीक करनी है, आपने इकोनॉमिक गवर्नेंस ठीक करनी है, आपने फाइनेंशियल गवर्नेंस ठीक करनी है, आपने इससे रिलेटेड तमाम सेक्टर्स की सर गवर्नेंस ठीक ये करनी है। कार्टेल को जब तोड़ना आपकी तोड़ना भी पब्लिक गवर्नमेंट का काम है ना। गवर्नमेंट से ज्यादा तो ताकतवर तो कोई नहीं हो सकता। अगर गवर्नमेंट के इसमें स्टेक हैं, सियासी जमातों के स्टेक्स हैं उसमें, तो इदारों के स्टेक्स हैं, तो फिर तो मसला ये है। देखिए एक आम आदमी ने बैठ के यहाँ बैठे हुए हैं सहाफ़ी मेरे साथ, ना वो तोड़ सकते हैं ना मैं तोड़ सकता हूँ, बड़े कमज़ोर लोग हैं, हम तो सिर्फ रिपोर्ट करने वाले हैं। तोड़ना तो सर पार्लियामेंटेरियंस ने है, हुकूमतों ने है, जिनके पास ताकतें हैं। सिर्फ ये कह देना कि कार्टल है वो बड़ा मजबूत है, तो ये तो हल तो कोई ना हुआ। ये कार्टल तो सर पिछले 75 साल से है, वो हर जगह है और वही ताकतवर हो रहा है। वो चंद ख़ानदानों से अब चले, वो 20 ख़ानदानों से 200 से वो 2000 ख़ानदान हो गए, अब वो उसी तरह चलेगा। तो ये कह देना कि वे हो जाए, तो ये हो जाए वाला मामला तो नहीं है कि सियासी जमातें, एक जमात 3.5 साल है, एक जमात के 10-12 साल है, दूसरी जमात के 10-12 साल हैं, तो उन जमातों ने अगर कुछ नहीं किया तीनों ने मिलके, तो फिर कौन कोई वेटिंग फॉर गॉड की पोजीशन में हम बैठे रहें?
मुदस्सर साहब, असल बात यह है कि अगर आप देखा जाए कि ये जो आप कहते हैं पार्लियामेंटेरियंस ने ये कार्टेल तोड़ने, मैं समझता हूँ पार्लियामेंटेरियंस का भी इसके अंदर रोल है कि वो कार्टेल्स तोड़ने में मदद कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए फिर जरूरी है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसके अंदर से जो है बहुत ज्यादा उसके अंदर जो है ऐसे लोगों को आगे लाया जाए जो आके इस तरीके से डिलीवर परफॉर्म करें, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी लोगों के इंटरेस्ट होते हैं, वो फिर हुकूमतों में आ जाते हैं और हुकूमतों में आके वो किसी ना किसी को फिर फेवर देते हैं। लेकिन ये बड़ी माइन्यूट और बड़ी छोटी सी एक रेशो होती है। लेकिन मैं इसके बरक्स आपको दूसरा सिनेरियो बताऊंगा कि पॉलिटिकल पार्टीज के और सियासतदानों में और हुकूमत में बैठे हुए जो सियासी लोग हैं वो बड़े कमजोर होते हैं। उनसे ज्यादा ताकतवर वो लोग हैं जो जब आप वो अपनी नौकरी में आते हैं, ब्यूरोक्रेसी में आते हैं, अपनी सर्विस स्टार्ट करते हैं, आप उनका उस दिन का, जिस दिन वो अपनी सर्विस स्टार्ट करते हैं, उस दिन का उनकी एसेट्स और लायबिलिटीज को चेक कर लें, और जिस दिन वो रिटायर होते हैं उस दिन उनके एसेट्स और लायबिलिटीज को चेक कर लें, तो आपको पता चल जाएंगे कि असल माफिया, असल कार्टेल है कौन, असल ताकतवर है कौन। सही, बिल्कुल, ये बड़ा आम पॉइंट पे, आम पॉइंट पे आप और सियासी लोगों के ऊपर भी, सियासी लोगों के ऊपर भी जो उनको जुल्फिकार साहब बड़ी अच्छी सच्ची और खरी बातें आपने कर ली वाले लोग, जो सच्ची खरी बातें कर इम्तियाज साहब, करने वाले जो लोग हैं, फिर क्रेडिट ये सहाफी लोग हो गए, ये सियासी लोग हो गए, ये तो मैटर ही नहीं करते, मैटर नहीं करते। इम्तियाज साहब अगर करना है बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल समझ गया, यही पॉइंट पे इम्तियाज साहब मैटर ही नहीं करते। तो फिर सर क्रेडिट और डिस्क्रेडिट की बातें क्यों हैं कि किसी को पकड़ लो, किसी को नायल कर दो, माजी से लेके किसी को फांसी चढ़ा दो, तो फिर वो अगर उनके पास है ही नहीं तो फिर क्यों क्रेडिट लेने के लिए भी जो है वो सियासतदान, डिस्क्रेडिट लेने के लिए भी सियासतदान, उसकी हुकूमत ने ये किया, हमने ये नहीं किया, तो फिर खुल के पार्लियामान में बोलें कि हम बेबस हैं, वहां तो नहीं बोलते हैं। इम्तियाज साहब जी देखिए, जुल्फकार बदर साहब ने जो बात की है बिल्कुल सही है, यही है पाकिस्तान में। लेकिन अगर एक दूसरी जो आपने पूछा उस पर भी आ जाते हैं, लेकिन जो इस वक्त ये प्राइम मिनिस्टर आए अनवर काकड़ साहब जी, ये मोस्ट पावरफुल है, इनको तमाम सपोर्ट हासिल है। ये बिटवीन द लाइन में नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल ऑन द लाइन कह रहा हूँ। ये अगर, और इनके जो साथी आएंगे कैबिनेट में वो भी देखिएगा, उनका कोई पॉलिटिकल स्टेक पे नहीं है। ये चाहे तो शायद कार्टेल तोड़ने की इब्तिदा कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात कही जुल्फकार साहब ने कि ये सारी, ये पूरा, चाहे चीनी माफिया हो, आटा माफिया हो, फ्यूल माफिया, ये स्टेट माफिया, ये सारी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हैं। उनको तोड़ना बिल्कुल हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, हुक्मरानों की, लेकिन हुक्मरानों से ज़्यादा ये जिम्मेदारी हमें इदारों को देनी चाहिए, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी की सूरत में बैठे या हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट की सूरत में बैठे, क्योंकि वो एक मुस्तकिल बुनियादों पर मोस्ट पावरफुल, मोस्ट पावर के साथ बैठे होते हैं। उनको ये इस काम में आगे बढ़, क्योंकि देखिए पाकिस्तानी होने का ठेका आपके और मेरे पास सिर्फ नहीं है, या सिर्फ सियासतदान के पास नहीं है, सबको लेना पड़ेगा। पॉलिटिशियन की ड्यूल नेशनलिटी पे पाबंदी है, ब्यूरोक्रेट की नहीं है। क्यों नहीं है? पाकिस्तान में करप्शन की बुनियाद ड्यूल नेशनलिटी है। आप देखें, हिंदुस्तान को हम मलाइन तो करते हैं, हिंदुस्तान ने बेहतरीन फैसला किया हुआ है, ड्यूल नेशनलिटी है ही नहीं वहां पर। यहां पर मैं देखे, मेरा बेटा यहीं पढ़ता है, पाकिस्तान में है, कराची में, लेकिन उसका एडमिशन वो ला कर रहा है, एडमिशन उसका यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में। जब मुझे फीस भरनी होती है ना, तो मैं कई मरतबा सोचता हूँ, घर में हमारे यानी हॉट टॉक भी हो जाती है इस सिलसिले में। तो ये इनके पूरी पूरी फैमिली ब्यूरोक्रेट्स की बाहर रहती है। वही जो अभी आप बात कर रहे थे कि वो तो कहाँ से पैसे देते होंगे। करप्शन की बुनियादी वजह पाकिस्तान में ड्यूल नेशनलिटी है, खत्म करनी चाहिए। 2 माओ की एक औलाद नहीं हो सकती, 2 माओ से बच्चा कभी वफादार नहीं हो सकता कि वो मलका बरतानिया का भी वफादारी का हलफ ले, बिल्कुल यही अमेरिका का भी हलफ ले, पाकिस्तान का भी ले। बिल्कुल यही फॉर्मूला इम्तियाज साहब, बिल्कुल यही फॉर्मूला पर सब पर लागू होना चाहिए, जिनके पास पब्लिक जो है ना वो एक सीट हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हो, चाहे वो सियासतदान हो, कि कारोबार बाहर है, बच्चे बाहर हैं, बच्चों की नेशनैलिटीज बाहर हैं, तमाम तर चीजें हैं, किसी भी तरह से हो तो वो यहां होना चाहिए ना। सरमायाकार हम बैरूनी दुनिया से बुला रहे हैं कि जी दुबई आके सरमायाकारी कर ले, सऊदिया आके कर ले, हमारी सरमायाकारी बाहर हो। तो फिर ये कार्टेल जो है, शकीला लुकमान साहिबा, आप भी बहुत कमजोर हुकूमत थी कि कार्टेल भी नहीं तोड़ सके, और आज अवाम जिस हालत में है
वो 3.5 साल पहले भी थी, आपके 1.5 साल में भी रही है, पता नहीं अब कब तक रहेगी, 150 साल या 1.5 साल तक मजीद ये कौम। शकील लुकमान साहब से मेरा ख्याल है राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया है। लेकिन एक चीज़ जो है वो चलें, यही जुल्फ़िकार साहब आप भी सियासतदान हैं सर, सारी चीज़ें पे ख़त्म होनी चाहिए सब के लिए, तो फिर क्या ये हुकूमतें ऐसी कमज़ोर ही आएंगी, ऐसी कि शहरी पार्लियामान ऐसी होगी? नहीं सर, हुकूमत मजबूत भी आ सकती है जब किसी ऐसे शख्स को लेके आएंगे जो पढ़ा लिखा होगा, जिसके ऊपर बैगेज नहीं होगा, जिसके एसेट्स और लायबिलिटीज पहले दिन जिस दिन वो आके डिक्लेयर करे और जिस दिन जाए उसके सेम हो, कोई उसके अंदर फर्क ना हो, उसके ना किसी बच्चे को नौकरी चाहिए हो, ना उसके किसी बहन भाई को नौकरी चाहिए हो, ना वो हुकूमत के अंदर बैठे हो। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे अगर ये काकड़ साहब आए हैं, मैं तो लुकमान साहब ये जो मेरे भाई बात कर रहे थे कि काकड़ साहब, इम्तियाज साहब, कि ये जो काकड़ साहब आए हैं ये कि ही कैन मेक अ डिफरेंस। असल में इस पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब को भी बड़ी ताकत से लाया गया था, अगर वो चाहते तो वो इस मुल्क के अंदर जो तब्दीली वो कहते थे ला सकते थे, लेकिन वो उनके अंदर काबिलियत और अहलियत नहीं थी, और क्योंकि उनके अपने अंदर करप्ट एक इंसान छुपा हुआ था जो बाहर झूठ बोलता था और अंदर से करप्ट था, इसलिए वो तब्दीली नहीं ला सके। अब अगर ये निगरान वजीर आजम आए हैं काकड़ साहब, ही इंजॉयज अ गुड रेपुटेशन। अगर ये एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट, पॉलिटिकल पार्टीज की सपोर्ट, बाकी इदारों की सपोर्ट के साथ अगर करप्ट जो कार्टल्स के नुमाइंदे हैं उनको साइड पे कर दें और जेन्युइन लोग, पाकिस्तान में बहुत सारे जेन्युइन लोग हैं, काबिल लोग हैं, ऑथेंटिक लोग हैं, रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जिनको आप मौका दें तो वो यहाँ पे आके काम करेंगे। वो ब्यूरोक्रेसी में भी बैठे हैं, वो इदारों में भी बैठे हैं, और इसके अंदर आप उनकी छानबीन करें, चीजें करें, बैकग्राउंड चेक करें, उनको सामने लेके आए और उनको कहें कि भाई आपने डरना नहीं है, आपने काम करना है और बिल्कुल ठीक करना है। इस मुल्क में अगर जो है ताकतवर, कमजोर और अमीर गरीब के लिए एक कानून हो, और डीएमजी और पुलिस यानी ब्यूरोक्रेसी और पुलिस अगर लोगों को इंसाफ मुहैया करने लग जाए तो अदालतों में कोई जाए ही ना। बिल्कुल सही, ये तो मसला प्रॉब्लम ही ना हो। चलें सर, अब ये देखते हैं कि निगरान हुकूमत के हवाले से जो है वो किस तरह से चीजें आएंगी, क्योंकि निगरान हुकूमत के पास तो वैसे ही इख्तियारात की इतनी कमी, और हमें निगरान हुकूमतों से ज्यादा मुंतखब हुकूमतों की जानिब सर, मुंतखब बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं सर, ये इनके तो इख्तियारात भी नहीं और इनका शायद मैंडेट भी उस तरह ना हो जो आके एक मुंतखब हुकूमत का हो सकता है, जो अगले आने वाले 5 साल के लिए वो हो। शुक्रिया अदा करेंगे जुल्फ़िकार बद्र साहब आपका भी, शकीला लुकमान साहब आपका भी, और इम्तियाज़ फ़रहान साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया। मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।